तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। ठीक है, सर्कुलर मोशन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो तेजी चलेंगे, ऑफ कोर्स। अलर्ट बैठिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। When a body moves with a constant speed along a circle, तो आप आंसर दे सकते हैं। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो कहना गलत होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड उसने बोल दिया है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, क्या आंसर है इसका? फोर्थ। 1 का क्वेश्चन 1 का आंसर बताइए। फोर्थ। हाँ, 4 डेल्टा। राइट, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हर चीज का कांस्टेंट है, पर जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सर्कुलर मोशन से एसोसिएटेड जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, सर्कुलर मोशन से एसोसिएटेड जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, सब वेरिएबल होती हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एसोसिएटेड सब जो एक्सियल वेक्टर्स हैं, जो एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। एक्सियल वेक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। कुछ कहना है आपको कुशवाहा जी? नो सर। ओके, the next question है, a particle moves in a uniform circular motion, choose the wrong statement। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इस बात पे हाईलाइट करेंगे आप। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये रॉन्ग है। सी। हाँ, सी इज रॉन्ग। स्पीड कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर हैं, वेरिएबल वेलोसिटी है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऑलराइट, सी इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना है। सेकेंड्स हैंड ऑफ अ वॉच ओमेगा इज 2 पाई बाय टी और टाइम पीरियड है उसका 60 सेकेंड्स। तो पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, यूनिट पे भी गौर करिए। और जब आर हैंड की बात करता है तो ध्यान दीजिए 12 घंटे उसका टाइम पीरियड है, 24 घंटे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाने लायक है। वी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है। बी। 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 हाँ, बहुत सही जवाब है, शाबाश, राइट। डी। एक्सीलरेशन को आप पहले ले लीजिए वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर तो हो जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन 0.3, 2t का होल स्क्वायर 4t का स्क्वायर अपॉन 0.3। और अब इसे, ये तो मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया 4t का स्क्वायर बाय 0.3 में। अब t को जो उसने बोला है 3 सेकेंड, वो आप डाल दीजिए। तो जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो निकालना हमेशा आसान होता है क्योंकि उसका हमेशा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर है। पर इसका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है का ये केस है क्योंकि टेंजेंशियल स्पीड चेंज हो रही है और इसमें जिस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है उस इंस्टेंट के वी स्क्वायर बाय आर के हिसाब से इसमें टेंजेंशियल ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी चेंज होता चला जाता है। और ए टी मुझे मेनली आपको सिखाना था, डीवी बाई डी टी। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो सरकमफेरेंस के अलॉन्ग जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके चेंज होने का रेट है। तो डीवी बाई डी टी टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो 2 आ जाएगा। तो आप सही कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 4th का आंसर ब था। 5th, कहता फॉर अ पार्टिकल in uniform circular motion, acceleration a at a point p on the circle
Theta is measured from the x-axis. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये शायद थीटा होगा, v²/r की ये डायरेक्शन होगी, और इसको रिजॉल्व कर लीजिए इन दोनों कंपोनेंट्स में। ये एक्सेलरेशन है, ये v²/r है, ये थीटा है, इसका v²/r का एक्स एक्सिस के अलावा कंपोनेंट आ जाएगा cos थीटा, तो v²/r cos थीटा माइनस आई कैप, v²/r cos थीटा माइनस आई कैप, यानी ये ऑप्शन बी हो गया। और उधर हाँ ये भी साइन थीटा ही है, ठीक है रेनी, सही है। एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करेंगे आप दो कंपोनेंट्स में, एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। थीटा हम एक्स एक्सिस से नापते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, मतलब उसका आंसर था ब। ये 6th क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। ए। हाँ सब बी। नहीं बी ए। सही है, ए। फर्स्ट। ए इसका सही जवाब है। ए। ए। स्पीड किसी इंस्टेंट पे उसकी 5 है और इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। उस इंस्टेंट का v²/r निकालिए, उस इंस्टेंट का v²/r निकालिए, 5²/10 2.5। अब 2.5 और 2 राइट एंगल्स पर हैं, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट, एक एक्सेलरेशन 2 है और एक 2.5 है और ये दोनों राइट एंगल्स पर हैं। 2.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस पूरे का रूट। अब जब दो नंबरों का आप √a² प्लस b² करते हो ना, तो रिजल्टेंट जो बड़ा वाला है उससे थोड़ा बड़ा आता है, 2.5 से बड़ा आएगा इसका आंसर। तो सी तो पॉसिबल नहीं है, बी भी पॉसिबल नहीं है, ए और डी में से आपको कोई देखना पड़ेगा। और अगर ए √a² प्लस b² में बी और ए दोनों बराबर होना, तो जो आंसर आएगा वो बिग इंटू √2 आएगा। तो मैक्सिमम जो आंसर आ सकता है, अगर 2.5 बड़ा है तो मैक्सिमम जो आंसर आ सकता है, अगर 2.5 बड़ा है तो मैक्सिमम जो आंसर आ सकता है इनके रिजल्टेंट का √a² प्लस b² का, वो 2.5 इंटू √2 1.4 है, 2.5 इंटू 1.4 है, तो वो भी मैक्सिमम 4 तक ही जाता शायद कुछ, है ना, देख लीजिए खैर आप उसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उसका आंसर तो 3.2 हो गया, ए हो गया। 7th क्वेश्चन पर हैं। ए। 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 रिवाइज करवाना था आपको। ए सही आंसर है उसका, tan थीटा इज इक्वल टू v²/r जी, tan थीटा इज इक्वल टू v²/r जी, फॉर्मूला रिवाइज करवाना था 45 डिग्री, ए उसका सही आंसर था। 8 थोड़ा कॉमन हो गया है पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको एक्चुअली मोमेंटम की इक्वेशन दी गई है 2 cos t i कैप, और वो y डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा 2 sin t i कैप j कैप। तो आप dp/dt निकालिए, फोर्स की इक्वेशन निकालिए, मोमेंटम की तो है ही आपके पास, फोर्स की भी निकालिए, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चेक कर लीजिए कि क्या वो 90 डिग्री आ रहा है। यस सर। हाँ, dp/dt को f लीजिए, f.p लीजिए। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यद्यपि ये बहुत कॉमन है, परंतु हाँ इसके आने के चांसेस हैं। 9 ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, a car goes around a curve of radius 48 meter, road is banked at an angle of 45 degree with the horizontal, मैक्सिमम बोल रहा है और kmph में बोल रहा है, there is no tendency to skid। तो वो ये tan थीटा का फॉर्मूला v²/r जी, और अगर स्किडिंग की कोई टेंडेंसी नहीं है, म्यू वगैरह दिया भी नहीं है, तो बस v इज इक्वल टू √rg tan थीटा, v इज इक्वल टू √rg tan थीटा। पर एक बात है, ये जो वेलोसिटी आपके पास आएगी ये मीटर पर सेकंड में आएगी √rg tan थीटा से। 10-15 उसने आपको दे ही दिया है, और नहीं दिया होता तो आप 10-15 पहले 15 को रेडियन में कन्वर्ट करते, और जो 15 इंटू रेडियन होता
1.74 into 10⁻² से मल्टीप्लाई करने के बाद बस वही 1015 भी होता। अब ये मीटर पर सेकंड में दिया है, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। 18/5 18/5 18/5 से तो नहीं करेंगे। मीटर पर सेकंड में जा रहे हो ना आप, मीटर की जगह किलोमीटर लाओगे तो ऊपर आएगा 10⁻³ और सेकंड की जगह नीचे आर लाओगे तो आएगा वो 3600 का इनवर्स। ठीक है, 18/5 किलो मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में ले जाना है। ठीक है, 18/5। तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा करीब 3.16 नन। इसका आंसर है नन। ड इसका आंसर है। ये सारे ऑप्शन बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं। प्रैक्टिकली देखें तो इतनी स्पीड पे तो गाड़ी चलाते हैं हम लोग। एनीवे अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, 10th पे जा रहे हैं। कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर horizontal track of radius 10 meter with a constant speed this much. Plumb line is suspended from the roof of the car. इसमें भी तो आप जानते हैं वही सूडो फोर्स लगता है, ma पीछे, बॉब के ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक mg और एक ma, और mg और ma के रिजल्टेंट के इक्वल एंड ऑपोजिट धागा जाके अलाइन हो जाता है। तो tan थीटा यहाँ भी v²/rg आएगा, tan थीटा v²/rg आएगा, और वो भी 45 degrees B 45 बी आएगा। हाँ 45 डिग्री आ रहा है। इसमें ध्यान ये रखना है कि कभी वो 4-5 डिग्री का दे देगा, बस छोटा सा दे देगा। a = g tan थीटा की जगह आपको लेना पड़ेगा a = g थीटा। छोटा एंगल अगर दे देगा तो वो क्वेश्चन पेपर में आने के काफी चांसेस हैं। g tan थीटा फिलहाल तो b है। ठीक है, अगला लिखिए। A particle of mass m is tied to one end of a string length and rotated through the either end along a horizontal circular। horizontal को ध्यान दीजिए। अच्छा, वर्क डन तो सर्कुलर मोशन में 0 ही होता है। Yes. तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के राइट एंगल्स पे ही होता है। चाहे आधा सर्कल घुमाए चाहे पूरा सर्कल घुमाए, वर्क डन 0 ही होता है, क्योंकि जो फोर्स है वो हमेशा राइट एंगल्स पर है। आगे कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच अ बॉडी ऑफ मास m must enter a vertical loop of radius r A so that it complete the सर A A हाँ वो ए ठीक है। A ऑलराइट, लोएस्ट शायद लोएस्ट पॉइंट पे एंटर करने की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे एंटर करता तो रूट जी आर बोलते, पर कहीं भी एंटर करे, कहीं भी एंट्री करने की अपन को कहीं भी परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्लियर कहा नहीं कि कहाँ एंटर कर रहा है। अगर रूट जी आर से बॉटम पे करेगा तब तो नहीं होगा। हाँ, रूट 5GR से बॉटम पे करे या रूट 5GR से मान लीजिए टॉप पे भी करे, तब भी सर्कुलर मोशन चलता ही रहेगा। पूरी जर्नी के हर पॉइंट को आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए। टॉप मोस्ट पॉइंट पे रूट 5GR भी हो तो भी वो वर्टिकल सर्किल में चलता ही रहेगा। ये प्रॉब्लम टाइप पॉइंट की है ना, कि कहाँ पूछ रहा है वो। तो हर जगह की कंसिडर करते हुए भाई रूट GR को आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ले लोगे तो फुल वर्टिकल सर्किल में नहीं घूमे चलेगा। रूट 2GR भी ले लोगे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो भी नहीं चलेगा। रूट 3R भी GR भी ले लोगे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो भी नहीं चलेगा। तो रूट 5GR इसका आंसर है। ऑलराइट, कहता है with what minimum speed must a small ball should be pushed inside a smooth vertical tube from a height h so that it may reach the top of the tube। क्या करें इसमें? सर D mg is equals to half mv square। है
नहीं तो थोड़ा सा Sir, तो मतलब mgh mg delta sir, h. sir, हाँ final potential energy minus initial potential energy is equals to half mv square. हाँ अ, देखिए इसमें एक बात इसने ये बोली है, मतलब लॉ इसमें बेस्ट तो यही है कि आप एनर्जी कंजर्वेशन से सवाल सॉल्व करें। बेस्ट तो यही है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो फुल वर्टिकल सर्किल की बात कर रहा है क्या, कहता with what minimum speed v must a small ball should be pushed inside a smooth vertical tube from a height h so that it may reach the top of the, इसमें रीच बोला है, देखो ध्यान से देखो जरा, रीच बोला है, फुल वर्टिकल सर्किल की बात नहीं की है। तो रीच मतलब वहां पे ये जीरो वेलोसिटी से भी रीच कर जाए बस तो हमें चलेगा। तो इनिशियल पोजीशन ये है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। और इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी रूट जी आर छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए इसकी, ये अपनी रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इनिशियल वाला इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर टॉप मोस्ट पॉइंट वाला, ये इनिशियल वाला। इनिशियली में mgh तो है, ये रेफरेंस है जीरो पोटेंशियल एनर्जी का, और वही पूछ रहा है वो। मतलब ये तो खैर अच्छे सवालों में काउंट होगा, एडवांस सवालों में मेरे हिसाब से, नीट के स्टैंडर्ड को देखते हुए। प्लस हाफ mv स्क्वायर, तो ये जीरो है, नहीं यही इनिशियल वेलोसिटी मांग रहा है। और हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो इसका ग्राउंड से हाइट होगी ना वो mg to 2r हो जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे ये जीरो लेनी है। असली प्रॉब्लम ये है कि वर्टिकल सर्किल के नाम से आप हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट जी आर ले लेते हैं। वर्टिकल सर्किल के नाम से आप हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट जी आर ले लेते हैं। स्मूथ अगर बोल दिया मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, P प्लस के इज टू P प्लस के ई, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, P इनिशियल प्लस के इनिशियल इज टू P फाइनल प्लस के ई फाइनल। ये कुछ अच्छे सवाल इस टाइप के पेपर में आएंगे। और सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि वर्टिकल सर्किल तो है, वर्टिकल सर्किल तो है, पर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जस्ट जीरो लेनी है, क्योंकि वहां जस्ट पहुंचने की बात कर रहा है वो, जस्ट पहुंचने की बात कर रहा है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए। A bob of mass m is suspended by a light string of length L. It is imparted a horizontal velocity v0 at the lowest point A such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane, with the string becoming slack only on reaching the topmost point C. टॉपमोस्ट पॉइंट पे तो टेंशन इसका मतलब जीरो है। अब ये थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैच द कॉलम वाले, जो पेपर को लेंथी बनाएंगे। वी नॉट कहाँ के लिए बतानी है अपने को पता नहीं। such that it completes a semi-circular trajectory in the vertical plane, with the string becoming slack only on reaching the topmost point. तो ये रूट 5GR वाला केस नहीं है, शायद ये रूट 5GR वाला केस नहीं है, क्योंकि रूट 5G क्रिटिकल केस होता है। अच्छा ठीक है, क्रिटिकल केस में भी तो हाईएस्ट पॉइंट में रस्सी में टेंशन जीरो ही होती है, ये क्रिटिकल सर्किल माना जा सकता है। क्रिटिकल केस में हमें अलग से कोई टेंशन नहीं लगानी पड़ती, mg जो है वही mv स्क्वायर बाय आर का रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है, और अलग से कोई टेंशन नहीं लगानी पड़ती। हाँ क्रिटिकल सर्किल के केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो होती है, ठीक है, तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी आपको। स्लैक बोल दिया, टेंशन जीरो, हाँ ये क्रिटिकल केस है। तो वेलोसिटी v0 ए का तो आंसर आना चाहिए r, और इस तरह से शायद एक आर के कॉम्बिनेशन इसने शायद एक ही दिया है, सिर्फ सी लिख रहा है मुझे। तो पॉइंट बी देखता हूं,
अगर ये क्रिटिकल केस है तो वहां √3 GR, पॉइंट सी बोल रहा हूं तो वेलोसिटी वहां √GR, और रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी, ये शायद एक अच्छी चीज हो गई, बस ये निकालनी है। तो वेलोसिटी आपको वहां पता ही है, वहां पर है हाँ, रेशियो जो है वो हाफ mv², तो b पे 3 GR और इधर GR, तो 3 का रेशियो आ जाएगा। परफेक्ट सवाल है, बढ़िया सवाल है, बहुत लेंथी भी नहीं था, पर ये पूरा एक पेज पे यही आएगा पेपर में, वो देख के हम घबराएंगे। दिखने में डरावने सवाल देंगे नीट 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब उसका आंसर शायद 3rd हो गया था सर A 0. नए वाले का। Yes sir. A. अरे नहीं 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 नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। 4th. हाँ, 4th इसका सही जवाब है। A particle of mass m is moving in a circular path of constant discharge, centripetal acceleration। देखो ए इसका आंसर केवल तब आता जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, और नॉन यूनिफॉर्म में भी पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होगा, पर टेंजेंशियल फोर्स तो पावर डेवलप करेगा ना। इसका एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन है, वो इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, खुद वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। ऐसे कभी भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका पावर डिलीवर्ड 0 होता है, और उसने पावर डिलीवर्ड बाय ऑल द फोर्सेस पूछा है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, the force acting on the particle is not only the tangential force, it is not only the centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर 0 है, पर टेंजेंशियल फोर्स का पावर 0 नहीं है। जो एक्सेलरेशन दिया ना उसे आप v²/r से इक्वेट करिए, फिर v निकालिए, v की इक्वेशन आ जाएगी krt, फिर एक्सेलरेशन निकालिए टेंजेंशियल वाला dv/dt, वो आएगा kr। ठीक है, जो एक्सेलरेशन उसने दिया है उसे v²/r से इक्वेट करिए, उससे v निकालिए। मास्टर सवाल दे दीजिएगा, आप इसको रिवाइज कीजिएगा, ये भी स्टैंडर्ड सवाल है, सब गाइड्स में मिलता है, अपन ने क्लास में किया भी है। at is Yes, equal sir. at is equal to dv/dt, तो at आ गया kr। अब अगर आपको फोर्स चाहिए तो m इंटू a है, फोर्स चाहिए तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और पावर चाहिए तो फिर वापस फोर्स इंटू वेलोसिटी। डी इसका आंसर है। पहले v²/r को एक्सेलरेशन से इक्वेट करिए, उससे v निकालिए, dv/dt से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालिए, फिर फोर्स निकालिए ma से, फिर पावर निकालिए f इंटू वी से। 4th इसका आंसर है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर हाँ एवरेज पावर किस केस में लेते हैं? अपॉन नहीं 2 नहीं करेंगे उसमें? नहीं, द पावर डिलीवर्ड, देखो उसमें इक्वेशन में टी दिया हुआ है ना, अगर टी की वैल्यू उसने कुछ दे दी होती तो शायद आप फिर भी एवरेज पावर ले लेते। वो तो आंसर में खुद ही इंस्टेंटेनियस पावर मांग रहा है, ऑप्शन में टी दिया हुआ है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर की एक्सप्रेशन मांगी गई है। हाँ, कभी कभी ये कर सकते हैं कि अगर बोलता 5 सेकंड्स में टोटल पावर डिलीवर्ड, तो ये एफ इंटू वी तो वेरिएबल है, एफ इंटू वेरिएबल पावर है, तो शुरू में पावर 0 था, और अगर 5 सेकंड बाद का पावर निकाल रहे हैं तो वो उस इंस्टेंट का पावर है। और अगर वो लीनियर वेरिएशन आता है यहाँ, तो हाँ पावर में यहाँ टी की इक्वेशन लीनियर वेरिएशन आ रही है, तो हाँ अगर वो कहता 5 सेकंड में पावर कितना दिया है वो बताओ, तो शायद आप एवरेज पावर बताते, क्योंकि पावर कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है। पर यहाँ तो पावर की जनरल एक्सप्रेशन मांगी है, वैल्यू नहीं मांगी है, एज अ फंक्शन ऑफ टी ही मांगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bob of mass m is suspended by a massless string of length L. The horizontal velocity v at a position A is just sufficient to make it reach the point B. फिर से देखिए, reach the point B. The angle at which the speed of the bob is half of that A is about approximately पूछ रहा हूं।
एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करिए। वन 120. नहीं, horizontal velocity जब reach the point B, the angle with the speed of the bob is half of that A. 150. 150 आपने ठीक बोला है इसका प्रियांशी। हालांकि मुझे आपसे कोई डिस्कशन करना नहीं चाहिए क्योंकि आपने टेस्ट दिया नहीं है। सर दिया है मैंने। दिया है? हाँ सर। मेरे को ऐसा कैसे डाउट हो गया? चलो ठीक है, मैं दोबारा रिजल्ट देखता हूँ। ठीक है, फिर तो आई एम एज यूजुअल वेरी 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 इम्प्रेस्ड, वेरी इम्प्रेसिव। दिस इज जस्ट अल्टीमेट। ये तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सवाल है। 150 डिग्रीज। हाँ, 150 वाले सभी बहुत सारी बधाई के पात्र हैं भाई। The bob of mass m is suspended by a massless spring of length L. The horizontal velocity v at position A is just sufficient to make it reach the point B. हालांकि हम इसको कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, पर जस्ट सफिशिएंट वाली बात पे ध्यान दीजिए। रीच करा रहा है वहां पे, फुल वर्टिकल सर्कल में नहीं घुमा रहा है। इसमें खेल होगा आपके साथ। The angle at which the speed of the bob is half of that at A is above. तो वेलोसिटी आती जहां भी है, मतलब मैं तो फिर से वही P प्लस के इक्वल टू P प्लस के लगा लेता हूं, है ना? तो ऐसा कुछ उसने थीटा दिया हुआ है, कितना भी आ सकता है। स्पीड आती हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने की इक्वेशन नहीं पड़ रही। यहाँ पोटेंशियल है 0 प्लस यहाँ है हाफ एम वी स्क्वायर, और हाईएस्ट पॉइंट पे जिस भी पॉइंट पे वो जाने की बात कर रहा है वहां वेलोसिटी है v/2। वो वहां रुक नहीं रहा, वहां जाके उसकी वेलोसिटी है v/2। जस्ट सो make it reach the point B, the angle at which the speed of the bob is half। हाँ, प्लस ये वाला h लेना है अपने, ये h लेना, इसका mgh, और ये होता है L into 1 minus cos theta। ये इक्वेशन आएगी। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे, mm कैंसिल कर दोगे, तो जाएगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 4 is equal to 2gl into 1 minus cos theta, है ना? थीटा निकालना है। L कैसे एलिमिनेट होगा? अच्छा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पता है अपने को कितनी है, ठीक है। L एलिमिनेट कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा था, पर V को कितना लेना है? रूट 5gl, 5gl की 4gl। ये जस्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है हाईएस्ट पॉइंट तक, वेलोसिटी रूट 5gl नहीं लेनी है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, वो 4gl लेनी है, वो 4gl लेनी है। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो cos थीटा आएगा -7/8। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो cos थीटा आएगा -7/8, तो -7 into 0.125 के करीब, ठीक है। और 0.875 टाइप कुछ आ रहा है, 0.875 माइनस में cos का ग्राफ बनाते हैं, 180 डिग्री से थोड़ा ही पीछे आएगा बस। (120 डिग्री पे तो -1/2 आता है, और 180 डिग्री तो होगा नहीं, ठीक है। कैसे किया आप लोगों ने इसको प्रियांशी? सर मैंने वही बस 1 माइनस कॉस थीटा को साइन के टर्म्स में लिख के आ गया था, तो साइन आ रहा था 0.95 समथिंग। वाओ, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। है तो 1 माइनस कॉस थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा। यस सर। और v को तुमने रूट 4gl लिया। यस सर। गजब हो यार, तुम तो बहुत ही गजब हो।
यावर भाई आप हो? यावर भाई सर यस सर। नाराज तो नहीं चल रहा है हमसे? नहीं सर। तो फिर क्या खुद से नाराज चल रहे हो? थोड़ा करो यार, कोहली हो यार आप हमारे, यस सर। है ना? आंसर कभी कभी क्लास में दे दिया करो यार। यस सर। हमें मालूम है आपके आ जाते हैं, पर आप दे दिया करोगे तो हमें खुशी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप रिवाइज कर सकें बाद में सर तो। हाँ सर अगर वेलोसिटी को हम अंडर रूट 4gl लेंगे तो cos थीटा -7/8 नहीं आ रहा है। अगर हम वेलोसिटी को अंडर रूट 5gl लेंगे तो ही वो cos थीटा -7/8 आ रहा है। ऐसा? यस सर। और √4 लो तो कितना आ रहा है? -1/2 आ रहा है। सर फिर 120 आएगा। अच्छा तो ठीक है, सॉरी चेंज कर लीजिए फिर उसको आप। निकिता आप शायद ठीक कह रही होंगी। कॉस थीटा को आप वो वेलोसिटी को ले लीजिए, √4 लेंगे, √4 लेंगे तो कॉस थीटा -1/2 आ जाएगा। यस ठीक है, सर। ये हो जाएगा 3b²/4 ना, तो 3 बचेगा, 3/2, हाँ -1/2 आएगा। ठीक है, वो आ जाएगा 4gl, बाहर आ जाएगा, फिर 1 - 1/4, तो 4gl इंटू 3/4, और उधर से 2g कट जाएगा। ठीक है, यस इधर -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 3/2 -1, -1/2, cos थीटा -1/2 आ रहा है, सॉरी। ठीक है, ठीक है, √5gl नहीं लेना है, √5gl नहीं लेना, ये ध्यान दें, जस्ट रीच करने की बात की गई है। ऑल राइट, बहुत बढ़िया निकिता, एक्सेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a horizontal circle of radius r, centripetal force given by, फोर्स की जब भी ये इक्वेशन दे देना, फोर्स की जब भी ये इक्वेशन दे देना, आप उसको mv²/r से इक्वेट कर देना सर्कुलर मोशन में। ये फोर्स सेकेंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, इसको mv²/r से इक्वेट कर देना, तो इससे आपका जो mv² आ रहा है वो k/r आ रहा है, और जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ mv² वो k/2r आ रही है। काइनेटिक एनर्जी k/2r, और अगर काइनेटिक एनर्जी k/2r तो पोटेंशियल एनर्जी शायद -k/r। पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा डबल होती है, एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा, ग्रेविटेशन में पढ़ा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। mv²/r को k/r² से इक्वेट करें, इससे mv² आएगा k/r, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालें हाफ mv², तो हो जाएगा +k/2r। सर du/dx। सर और फोर्स का फॉर्मूला -du/dx भी तो ले सकते हैं। वही लेना पड़ेगा, एक्चुअली वही बेटर है, वही बेटर है। किसका? क्या निकालने के लिए? एनर्जी फोर्स। पोटेंशियल निकालने फोर्स के लिए। निकालने के लिए। नहीं, हमें फोर्स निकालना ही नहीं है, हमें हाँ एनर्जी निकालनी है। तो फोर्स की फोर्स इक्वेशन दी है। निकालने हाँ जो एफ फोर्स डी का, के एक्स। लिए एनर्जी आवाज, माइक्स अपने ऑफ कर लीजिए, अब आप खाली मेरी बात सुनिए। एफ का फॉर्मूला जब आप -du/dx लेंगे ना, उससे जो du निकलेगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी k/2r आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी -k/r। पर ये हमेशा सही नहीं होगा, ये सिर्फ तब सही होगा जहां जहां फोर्स जो है, जो उसने दिया था वो k/r² के प्रोपोर्शनल है, फोर्स k/r² के प्रोपोर्शनल है, तब जनरली ये रिलेशन आ जाता है। वरना बेस्ट तो यही है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप फोर्स को mv²/r से इक्वेट करें, उससे वेलोसिटी निकालें, फिर उससे काइनेटिक एनर्जी निकालें, और फिर वापस जो फोर्स की इक्वेशन आई थी ना, उसे -du/dx करें, तो du आएगा -f.dx। इससे जो du आएगा ना, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन देगी। तो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो है फिर k/2r -k/r। तो जैसे होती थी, फिर वो -k/2r आ जाएगी, जैसे कि एटॉमिक फिजिक्स वगैरह में होती थी। ठीक है, अब कोई एक अपना कोई डाउट रेस कर सकता है, f = -du/dx की कोई बात अगर किसी को करनी हो तो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोर्स को आप हमेशा
अगर उसने mv²/r की वैल्यू दी है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बोला है वो भी r के टर्म्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला है वो भी r के स्क्वायर के टर्म्स में, तो आप उसे mv²/r से इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। इससे आप v निकालिए, फिर हाफ mv² निकालिए, हाफ mv² हो जाएगा k/2r काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को कभी भी ऐसा मत करिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक की डबल होती है और नेगेटिव होती है, ये हमेशा सही नहीं है। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि F = -du/dr लीजिए। F = -du/dr लीजिए, उससे du निकालिए, वो जो u आएगा फिर वापस, वो u आपको पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। बाय चांस अगर फोर्स 1/r² टाइप का है, अगर फोर्स 1/r² टाइप का है, तो ही केवल ये बात वैलिड है कि पोटेंशियल एनर्जी सबका बाप होती है, सबका बाप होती है, डबल होती है। वो k/2r था, ये k/r है और नेगेटिव साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Mob of mass m is suspended by a massless string of length L. Horizontal velocity v at position A is just sufficient to reach point B. अच्छा, ये तो वही का वही सवाल हो गया, ये तो वही सवाल हो गया। 120 डिग्री आ रहा है इसका आंसर, 120 डिग्री ठीक आंसर है। इन ऑप्शंस में से पता नहीं क्या देंगे, ठीक है 90 से ज्यादा है और 135 से कम है। सी आंसर कह रहा है 90 और 135 के बीच में लाया करता है, वो 3π/4 लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। ये ठीक क्वेश्चन है। सर ए। D सर बी। हाँ बस आंसर अब मत दीजिए, बी इसका ठीक जवाब है। फॉर अ पार्टिकल रोटेटिंग इन अ वर्टिकल सर्किल विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए वर्टिकल सर्किल दो टाइप के होते हैं, एक तो ये कि वो ग्रेविटी के मारे, ग्रेविटी के टॉर्क के मारे उसकी स्पीड चेंज होती जाती है। पर ऐसा भी एक वर्टिकल सर्किल होता है जिसमें समाव हम उसकी स्पीड यूनिफॉर्म मेंटेन रख लेते हैं। कैसे रख लेते हैं वो हमारे सोचने का कंसर्न नहीं है। तो वर्टिकल सर्किल में बड़ी चिंता की बात है, अगर उसने वो बोल दिया कांस्टेंट स्पीड तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका ध्यान हमेशा √5gr वगैरह पे ही जाएगा। वैसे भी इसने बाद में कहा है द स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग बॉडी, तो अगर ये वेरिएबल है, स्पीड हर जगह चेंज हो रही है, स्पीड जैसा कि हम पढ़ते हैं √5gr और √gr, तो फिर ये बताता तो कि कहाँ मांग रहा है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा किया है आपने। हालांकि जो टी मैक्स है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होती है, ये तो अभी भी सही है, और जो टी मिन है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है, पर स्पीड दोनों में सेम है, स्पीड दोनों में सेम है। ये नॉर्मल सारे जो रिजल्ट्स हमारे होते थे ना वो यहाँ वैलिड नहीं होंगे। धागा है तो यहाँ टेंशन मार्क करेंगे, यहाँ mg मार्क करेंगे, और रेडियली आउटवर्ड्स mv²/r मार्क करेंगे। धागा है तो यहाँ टेंशन, यहाँ mg हमेशा डाउनवर्ड्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स। यहाँ टेंशन ज्यादा है तो जो टी मैक्स है वो mg + mv²/r है, FBD बनाएंगे। और जो टी मिन है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टी मिन है वो है mv², इक्वेशन आएगी टी मिन + mg = mv²/r, और v सेम है तो टी मिन आ जाएगा mv²/r - mg। अब टी मैक्स और टी मिन का वैल्यू उसने दिया हुआ, रेशो टी मैक्स और टी मिन का रेशो उसने दिया हुआ है, और ये भी निकाल लीजिए आप। 4√5 आ रहा है, इसका आंसर बी सही आ रहा है। ऑलराइट, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और अधिकांश आंसर आप पहले से ही निकाल के बैठे रहते हैं, और भी अच्छी बात है। पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑन द स्मूथ इनर सरफेस ऑफ अ कोनिकल फनल। शायद ये कोनिकल पेंडुलम का सवाल है, as shown in figure. The height of the plane of the circle above the vertex, नीचे से
वो 9.8 सेंटीमीटर डायग्राम में उसने दिखाई भी है। h की वैल्यू 9.8 है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब कोनिकल पेंडुलम का है तो ये केस, पर ये इन्वर्टेड कोन है, थीटा बीटा देखने पड़ेंगे कहां से दिए जा रहे हैं। अब टेन थीटा का फॉर्मूला v²/rg नहीं आएगा। इन्वर्टेड कोन में अगर हम डेरिवेशन शुरू से करें तो फॉर्मूला इसका अलग आ जाता है, टेन थीटा का फॉर्मूला पलट जाता है, rg/v² आ जाता है, क्योंकि यहाँ थीटा की डेफिनेशन पलट जाती है। ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने कि ये इन्वर्टेड कोन है। कोनिकल पेंडुलम अगर होता ना तो फॉर्मूला आता टेन थीटा का v²/rg, पर यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला शायद आएगा rg/v²। हम तो फिर वही करते हैं, इसका इससे थीटा बीटा सही दिए, अच्छी बात है। डायग्राम के मुताबिक अगर हम चले तो जो n को रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा n cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए जो n cos थीटा है वो mv²/r है, जहां r इस गिवन सर्किल का रेडियस है। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए जो n cos थीटा है वो mv²/r है, और वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए जो n sin थीटा है वो mg है। अब आप इन्हें अगर डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा rg/v² आ जाएगा। इक्वेशन पलट गई, कोनिकल पेंडुलम है, इक्वेशन पलट गई। और हाइट उसने दी है, r नहीं दिया है। हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, ये r है, ये h है और ये थीटा है, तो मैं tan थीटा को r/h भी लिख सकता हूँ। tan थीटा r/h, ताकि r कैंसिल हो गया तो gh = v²। तो v जो है वो √gh आ गया, v जो है वो √gh आ गया। आंसर फोर्थ भी सही है और कैलकुलेट करने पे वो 1 भी आ रहा है। हालांकि जी उसने 9.8 दिया है, नहीं दिया क्या, √gh भी सही है और उसकी वैल्यू 0.98 आती है। √gh इज अ बेटर ऑप्शन आई थिंक। 0.98 आती है और √gh भी है। आई थिंक आंसर खाली फोर्थ देना चाहिए, आंसर खाली फोर्थ देना चाहिए। कैलकुलेशन से 0.98 आएगा अगर जी को 9.8 लेंगे तो। दोनों अगर ऑप्शन है तो आपको बेस्ट चूज करना है, √gh इसका सही जवाब है। ठीक है, इन्वर्टेड कोन में tan थीटा का फॉर्मूला v²/rg नहीं आ रहा, tan थीटा का फॉर्मूला rg/v² आ रहा है, और tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस से r/h भी कर लो, क्योंकि हमें v और h में रिलेशन चाहिए बस। तो ठीक है, बढ़िया सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m tied to a light string, T is tension, the string and mg is gravitational force to the particle, then the हाँ ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बताइए। खाली mg और t जो है वही खाली रियल फोर्सेस हैं। जो ये जो mv²/r वगैरह है ना, ये तो सूडो फोर्स है, इमेजिनरी फोर्सेस को रियल फोर्स में काउंट नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। mv²/r सर्कुलर मोशन का सूडो फोर्स होता है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन डिस्कस करने को कहा था, एक कि प्लेटफॉर्म पे एक आदमी सपोज बैठा है, उस पे कॉइन भी रखा है सामने, और एक हाई स्पीड पे प्लेटफॉर्म पे से कॉइन उड़ जाता है। तो अब ये जो कॉइन होगा ना, ऑब्जर्वर अगर अंदर बैठे के सेम एक्सेलरेटेड मोशन शेयर कर रहा है तो उसको लगेगा, उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि उस पर सूडो फोर्स काम कर रहा है। और अगर कोई जमीन पर खड़े होकर देखेगा तो उस पर खाली ग्रेविटी का फोर्स दिखेगा उस पर। अगर एक प्लेटफॉर्म पे एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, कॉइन घूम रहा है, और एक ऑब्जर्वर सेंटर पे बैठा है, तो वो सूडो फोर्स mv²/r रेडियली आउटवर्ड्स एक्सपीरियंस करेगा, दिखेगा उसको। जो सेम एक्सेलरेटेड मोशन शेयर करता है उस पे सूडो फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे भी सूडो फोर्स के कारण
ये mv स्क्वायर बाय आर सूडो फोर्स है, ये रियल फोर्स नहीं है, इमेजिनरी फोर्स है. दे आर मैथमेटाइज्ड टू टेक द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, टू इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, इनको मैथमेटाइज किया जाता है. ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन है कि खाली ए, mg और t सही है. फिर ये अगला क्वेश्चन है, each of the tracks rises to the same height, vertical height same है और initial speed भी same है, highest point पे normal reaction is maximum in. तो पहले तो FBD बना लेते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हाईएस्ट पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाना चाहेगा, तो जो ट्रैक है वो ऑब्जेक्ट को नीचे प्रेस कर रही है. FBD यदि यहां बनाए इस पॉइंट पर, तो mg नीचे और ट्रैक का रिएक्शन भी नीचे और mv स्क्वायर बाय आर रेडियली आउटवर्ड्स, तो n प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर. तो n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg. ठीक है, अब हर बार हाइट सेम है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद वेलोसिटी भी सेम पाई जाएगी. सिर्फ वेरिएबल बचा r. n की इक्वेशन हमने डिराइव की, जो ट्रैक है वो बॉडी पर रिएक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि बॉडी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसको फाड़ के ऊपर उड़ जाना चाहेगी आसमान में. तो ट्रैक उस पर फोर्स नीचे लगा रहा है उसे रोकने के लिए, ताकि वो ऊपर ना भाग जाए. mg भी नीचे है, n भी नीचे है, mv स्क्वायर बाय आर हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स होता है. n की इक्वेशन है mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg. बॉटम पे सबकी हाइट वेलोसिटी सेम थी और सब में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे सबकी वेलोसिटी सेम है, वेरिएबल बचा खाली r. अब जो मोर कर्व्ड है ना, जो सबसे ज्यादा कर्व्ड है उसका r सबसे कम है. वो क्या पूछ रहा है, रिएक्शन मैक्सिमम कहाँ है? रिएक्शन वहां मैक्सिमम है, n मैक्सिमम वहां पे है जहां पे ये mv स्क्वायर बाय आर मैक्सिमम है, तो r मिनिमम होना चाहिए. r मिनिमम होना चाहिए ना, मोस्ट कर्व्ड होना चाहिए, और मोस्ट कर्व्ड मेरे को तो b लग रहा है कि a है. B, yes. बी है तो जो मोस्ट कर्व्ड है वो शायद b है, तो हम इसका आंसर b दे देंगे. b में मोस्ट कर्व्ड है तो r सबसे कम है, r सबसे कम है तो mv स्क्वायर बाय आर सबसे ज्यादा है. तो ये भी सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनों में ही गिने जाते हैं, एडवांस टाइप के हैं, खैर थोड़े से प्रीवियस जेई में आए हुए हैं. अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस r, maintaining a constant speed. As the motorcycle is ascending on the overbridge, the normal force on it. तो फिर से वही बात है, उसने बोल दिया मेंटेनिंग कांस्टेंट स्पीड भी, ये बड़ी मदद कर दी हमारी उसने. सेम टाइप का क्वेश्चन है ये. ओवर ब्रिज पे शायद ऐसे ही आप जा रहे हो, ये पहले ऐसे उतरोगे फिर नीचे उतरोगे, आप यहां से यहां आते जा रहे हो, आप पहले यहाँ थे फिर आप यहाँ आ गए हो, ये थीटा है मान लीजिए. इक्वेशन बनाते हैं, ये mg cos थीटा और एक्शन वहां है तो रिएक्शन यहाँ पर है, और mv स्क्वायर बाय आर अभी भी ऊपर है. इक्वेशन तो वही है, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg cos थीटा. अब वही सवाल है, पर अब v और r कांस्टेंट है. इक्वेशन हम फिर से लिखेंगे, mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, mg cos थीटा के कारण बॉडी एक्शन लगाती है. रिएक्शन शायद मैंने गलत ले लिया, क्योंकि ओवर ब्रिज पे गाड़ी ऊपर है, गाड़ी ऊपर है, ओवर ब्रिज पे गाड़ी ऊपर है, तो गाड़ी एक्शन नीचे लगा रही है, तो रिएक्शन ऊपर आएगा, रिएक्शन ऊपर आएगा, अंदर खाली mg cos थीटा आएगा. अब ये ट्रैक के ऊपर है गाड़ी, पिछली बार ट्रैक के अंदर थी, नीचे थी और ऊपर प्रेस कर रही थी उसे. अब गाड़ी का वेट ही तो mg cos थीटा एक्शन नीचे लगा रहा है, तो mv स्क्वायर बाय आर प्लस n इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये इक्वेशन बनेगी. तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर. अब mv स्क्वायर बाय आर वाला टर्म तो कांस्टेंट है, n सिर्फ mg cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है. जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ते जा रही है ना, इसका थीटा कम होते जा रहा है, इसका cos थीटा बढ़ते जा रहा है, तो रिएक्शन भी बढ़ते जाएगा. जब बॉडी जैसे जैसे ऊपर चढ़ रही है, इसका थीटा कम हो रहा है,
तो cos थीटा बढ़ रहा है, तो रिएक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। इसका आंसर आएगा ए। ऑलराइट, नेक्स्ट करते हैं। माइक्स आप ऑफ रखिए अपने। रेलवे ट्रैक इज बैंक्ड। बैंक्ड इज अ कीवर्ड। यहां से हमें मैसेज मिल गया पूरा, बैंकिंग ऑफ कर्व से मैसेज मिल गया। A railway track is banked for a speed v by making the height of the outer rail h higher than that of the inner rail. Horizontal separation d है। Which of the following relations is true? अच्छा, बैंकिंग में tan थीटा तो v स्क्वायर बाय आर जी होता है। अगर बैंक्ड कर्व हो तो tan थीटा v स्क्वायर बाय आर जी होता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ट्रायंगल का, तो h बाय डी भी है। फर्स्ट इसका सही आंसर है। कोई और डिस्कशन करना हो तो आप मुझे बता दीजिए। बैंकिंग में tan थीटा का तो फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर जी आता है, और वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी है। उसने साफ साफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d का है, कोई डाउट ही नहीं है। 100% करेक्ट आंसर 1 है। यस सर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, अच्छा एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है, इसे mv स्क्वायर बाय आर से नहीं, खाली v स्क्वायर बाय आर से इक्वेट कर दीजिए। इसे v स्क्वायर बाय आर से इक्वेट कर दीजिए तो v आ जाएगा 2 बाय रूट आर, और फिर आपको मोमेंटम निकालना है, तो मास इनटू वेलोसिटी। टू एम बाय रूट आर, बी आंसर है। ये ऐसी माइनर वैरायटी पेपर में एक्सपेक्टेड है जो शायद आपने पहले ना देखी हो। दिए गए फोर्स को आप हमेशा mv स्क्वायर बाय आर से इक्वेट करिए, और दिए गए एक्सेलरेशन को आप हमेशा v स्क्वायर बाय आर से इक्वेट करिए, अगर वो सेंट्रीपिटल वाला है तो। इससे v निकालिए। अब उसने काइनेटिक एनर्जी पहले मांगता था, पोटेंशियल एनर्जी मांगता था, या मोमेंटम मांग लिया। ब इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मैक्सिमम टेंशन इन द इनएक्सटेंसिबल रोप ऑफ मास डेंसिटी कुछ 0.1 kg पर मीटर। एक रस्सी है, उसका यूनिफॉर्म मास है, पॉइंट मास की बात नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास की रस्सी से इसको घुमा रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल सर्किल है। तो मुझे तो मालूम है हॉरिजॉन्टल सर्किल में रेडियन पर सेकंड में ऑप्शन है, तो मैं m ओमेगा स्क्वायर r को t से इक्वेट करता हूं। पर डिस्ट्रीब्यूटेड मास में हम लोग r हमेशा l/2 लेते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल सर्किल है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो धागे की टेंशन के बराबर होता है। यहां मैं mv स्क्वायर बाय आर नहीं लिख रहा, m ओमेगा स्क्वायर r लिख रहा हूं, इसको मैं धागे से इक्वेट कर रहा हूं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है तो r को हमेशा l/2 लेते हैं, क्योंकि हम मास को cg पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है तो तब मास को हम cg पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के आपको नहीं भी करने हो तो मत करिएगा, कर पाए तो अच्छा है। If it starts from rest at P, resultant force acting on it Q. रिजल्टेंट फोर्स पूछ लिया, बस वही थोड़ी सी दिक्कत हो गई। मैं तो P प्लस के P पे और P प्लस के Q पे इक्वेट करूंगा। और फिर वहां FBD बनाऊंगा Q पे, तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा है नहीं। At what height above the one of the loop should the block be released? Force it exerts against the track at the top of the tube equals its weight. एक्चुअली पार्ट बी तो आपका किया हुआ है, पर उसका प्रेजेंटेशन चेंज है। पार्ट बी बल्कि ज्यादा एग्जाम आने के चांसेस हैं। ए भी अच्छा है, बी भी अच्छा है। अगर मैं ए की बात करूं तो mg इंटू 5r,
P plus KE mg into 5r, और अब सीधे Q पे आ जाता हूं, तो Q की जमीन से हाइट है mgr, हाइट है r, और K है कुछ हाफ mv स्क्वायर, इससे वेलोसिटी निकाल लेता हूं मैं, तो 4 mgr इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू रूट 8gr, ये v आ गया Q पे, ठीक है। और अब Q पे जो फोर्सेस, Q के एफबीडी में देखो, एक फोर्स mg भी होगा और एक फोर्स mv स्क्वायर बाय r भी होगा, और आपको रिजल्टेंट फोर्स पूछना है, तो राइट एंगल्स पे ये दोनों है, उनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। B एक रूट 8gr वाला टर्म आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो रूट 65 वाला टर्म आ जाएगा। उसने रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, एक फोर्स mg है और एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि mv स्क्वायर बाय r के बराबर है। एक नॉर्मल रिएक्शन है जो mv स्क्वायर बाय r के बराबर है। ये तो बहुत बढ़िया पार्ट हो गया। 5 mg और उसके बाद वो असली बात ये कह रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो फोर्स लगा है, जो फोर्स इट एक्सर्ट्स अगेंस्ट द ट्रैक एट द टॉप ऑफ द लूप इक्वल्स इट्स वेट, तो यानी वहां का शायद नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा है। इसको हम एकदम बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो मैं इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो mv स्क्वायर बाय r है वो mg के बराबर है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन ऐसी बनती है कि mg नीचे, सेंटर इधर है, नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे, क्योंकि ट्रैक इस बॉडी को नीचे प्रेस कर रही है, ट्रैक इस बॉडी को नीचे प्रेस कर रही है, और mv स्क्वायर बाय r रेडियली आउटवर्ड्स, तो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg प्लस n, mg प्लस n। अच्छा, ये इक्वेशन बनेगी, और जो n है उसको शायद हम लोग n को mg लेंगे, n को mg लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप n को mg लेंगे ना, तो ये mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा 2mg। ये क्रिटिकल केस वाला केस नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तो हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन 0 टाइप हो जाता है, तो इससे v स्क्वायर बाय r यहाँ का आ गया मेरा, या v आ गया √2rg, ये हो गया, v हो गया √2rg। अब मैं यहाँ p प्लस के और यहाँ p प्लस के लिख रहा हूं। यहाँ p प्लस के है, p है mgh, mgh वो 5r है, mgh वही पूछ रहा है, at what height above the bottom of the loop should the block be released। नहीं, अब की बार h निकालना है, mgh क्योंकि तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, इज इक्वल टू ये mg इंटू 2r, mg इंटू 2r प्लस हाफ mv स्क्वायर 2rg, तो mgh हो गया 2mgr प्लस mgr, तो 3R mgh हो गया 3mgr, 3mgr। तो इसमें जो h आएगा वो 3r आएगा आपकी बात। ये क्रिटिकल केस नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 नहीं होती, पर टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाते हैं, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं है। टेंडेंसी तो मेरी भी वही हो रही थी, पर एक बार एफबीडी बना लिया तो चीजें एकदम क्लियर हो गई। इसका आंसर √65 mg और 3r है, √65 mg और 3r है, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? सर हाँ, सर उसमें अगर टॉप
पे जो नॉर्मल फोर्स है वो mg को बैलेंस कर रहा है, तो mv²/r को 0 ले सकते हैं? नहीं, बैलेंस नहीं कर रहा है ना, वो किसने कहा बैलेंस कर रहा है? वो बैलेंस नहीं कर रहा है, उसने बोला है should the block be released so that the force it exerts, ये सिर्फ n के बारे में बातें हो रही हैं। जो फोर्स है जो ये ब्लॉक ट्रैक पे लगाता है या ट्रैक ब्लॉक पे लगाती है, वो फोर्स सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन होता है, वो n होता है। n की वैल्यू इसने mg दी है। आप इसे सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करें। जो फोर्स है हमेशा वो या तो एक्शन है या रिएक्शन है। mg फोर्स नहीं है, mv²/r फोर्स नहीं है। पूरी मैकेनिक्स में जो फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है उसका नाम n होता है, पूरी मैकेनिक्स में, नॉट ओनली सर्कुलर मोशन। n की वैल्यू mg दी है उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और स्टैंडर्ड है और आप जानते हैं इस बात को। The magnitude of the change in its velocity, magnitude of the change in its velocity as it reaches the position where the string is horizontal. यहां से यहां मांगा है, ये u है, ये v है, जो वेक्टर u है वो तो u है, जो वेक्टर v का मैग्नीट्यूड है वो √u² - 2gl है। v² - u2gl। अच्छा, जो डेल्टा v जो चेंज इन वेलोसिटी है वो एक्चुअली v फाइनल माइनस v इनिशियल है, तो वो u² - 2gl j कैप है और माइनस u I कैप है। जो इनिशियल वेलोसिटी है u मान लेते हैं वो x एक्सिस पे है, और जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो गई है 90 डिग्री से चेंज हो गई है तो फाइनल वेलोसिटी है √u² - 2gh, और वो है j कैप के अलाउ। तो डेल्टा v की इक्वेशन हो गई वेक्टर v माइनस वेक्टर u। अब आप जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डेल्टा v का चेंज का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये u² - 2gl इसके अंडररूट का स्क्वायर प्लस ये वाला u² आ जाए, तो ये 2u² - 2gl हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर वेक्टर से हैंडल कर रहे हैं तो बेहतर तो यही है कि उन्हें IJ फॉर्म में लिख लें। वेक्टर से हैंडल कर रहे हैं तो बेहतर तो यही है कि उन्हें IJ फॉर्म में लिख लें। और ध्यान से देखें मांगा क्या उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी, यानी पहले आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लो। पहले डेल्टा v की इक्वेशन लिखो। कभी बोलता चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, तो फिर आप एक का मैग्नीट्यूड निकालते, दूसरे का मैग्नीट्यूड निकालते और उनका सीधे सीधे डिफरेंस ले लेते। चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज है, बस उतना सा आपको ध्यान देना है। ऑलराइट, नेक्स्ट बताइए इसका आंसर। मैं वेट कर रहा हूं। B है? हजार बार मैंने सोचा इस सवाल को लेने के पहले, पर अच्छा किया ले लिया। इससे ज्यादा टाइम आपको किसी क्वेश्चन में नहीं लगा। ये एक बार भी जरा सा भी स्लाइड हुआ ही नहीं है, सीधे यहां से टेंजेंशियली उड़ गया हाईएस्ट पॉइंट से, सीधे टेंजेंशियली उड़ने की बात कर रहा है। वो कह रहा है विदाउट स्लाइडिंग, तो बस फिर तो सीधे उस हाईएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन लिख के n को 0 लिख दो। फर्स्ट कॉन्टैक्ट छूट रहा है, फर्स्ट इसका आंसर है। फर्स्ट आप जानते हैं, हाँ, इन द कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट बीइंग लॉस्ट n is equal to 0, and the contact is being lost right at the topmost point. In the condition of contact being lost, you know that n is equal to 0.
टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप इक्वेशन लिखिए, mv स्क्वायर बाय आर आउटवर्ड्स है, mg अंदर है, n बाहर है। बॉडी अगर हेमिस्फीयर के ऊपर बैठी है तो एक्शन नीचे लगा रही है तो रिएक्शन ऊपर है, n बाहर है रेडियली आउटवर्ड्स, mv स्क्वायर बाय आर तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स होता ही है, और mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। तो mg इज इक्वल टू n प्लस mv स्क्वायर बाय आर, और हाईएस्ट पॉइंट पे ही n जीरो हो गया क्योंकि कांटेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे ही लूज हो रहा है। जहां भी कांटेक्ट लूज हो रहा है वहां n को जीरो डाल दीजिए। टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी रूट जी आर होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां भी इंटरेस्टिंग बात है, विद कांस्टेंट स्पीड कह रहा है। ये बाल्टी वाला सवाल है पर कांस्टेंट स्पीड कह रहा है, और वरना हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही पानी के गिरने की टेंडेंसी होती है। अगर कांस्टेंट स्पीड नहीं कहता तो मैं उसे वहां के हिसाब से इक्वेट कर देता, टॉप मोस्ट पॉइंट के हिसाब से। कह रहे सवाल कांस्टेंट स्पीड वाले ही बनते हैं। फिर से वही बात है कि हाईएस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट छूट रहा है, अगर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर पूरा का पूरा mg प्रोवाइड कर दे तो पानी गिर जाएगा। और तेज अगर घुमाएं कि रिक्वायरमेंट ज्यादा हो और mg पूरा वो काम ना कर पाए तो फिर पानी नीचे नहीं गिरेगा। बाउंड्री केसेस में mv स्क्वायर बाय आर को mg से इक्वेट करते हैं जैसा पिछले केस में किया था। बस इसमें वो v की जगह टाइम पीरियड भी मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी गिर जाए लग रही A 1 kg stone at the end of 1 meter long string is whirled in a vertical circle at a constant speed of 4 meter per second. Tension 6 Newton है when the stone is at. इसमें हम लोग सब इक्वेशंस में डाल के निकाल देते हैं कि थीटा कितना है। जनरल इक्वेशन में cos थीटा और फिर थीटा निकाल लेते हैं। A 1 kg stone is at the end of a 1 meter long string is whirled in a vertical circle at a constant speed of 4 meter per second. ये भी कांस्टेंट स्पीड का केस है। टेंशन द स्ट्रिंग इज 6 न्यूटन व्हेन द स्टोन इज एट, टॉप कह रहा है, बॉटम कह रहा है, हाफ वे कह रहा है। मेरे ख्याल से तो हम लोग यही काम करते हैं अभी भी, कांस्टेंट स्पीड कह रहा है, ये इक्वेशन बनती है जनरल इक्वेशन। जब एंगल डाउनवर्ड्स वर्टिकल से थीटा बनता है ना थ्रेड का, तो इधर आता है रेडियली आउटवर्ड्स mg cos थीटा, रेडियली आउटवर्ड्स mv स्क्वायर बाय आर आता है, और अंदर की तरफ टेंशन आता है। टेंशन की इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन बिल्कुल डाउनवर्ड्स वर्टिकल से mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ उसने वैल्यू दी हुई है, मास दिया 1 kg, एल भी 1 मीटर है, सर्किल है, कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, टेंशन 6 न्यूटन है। टी को 6 न्यूटन डाल देते हैं और v स्क्वायर 16 है प्लस mg cos थीटा, तो 10 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू मेरे ख्याल से कितना आ रहा है, -1। cos थीटा -1 आ रहा है। अगर cos थीटा -1 आ रहा है तो थीटा 180 डिग्री है, और थीटा 180 डिग्री है वो बॉटम वाले डाउनवर्ड्स वाले वर्टिकल से। इसका मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल पे है। इस इक्वेशन में आपको यही सही तरीका बेहतर यही है, यही बोलिए कि इसकी डाउनवर्ड्स वर्टिकल से थीटा के एंगल पे टेंशन होती है हमेशा ज्यादा, यानी सम। तो mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा, नीचे तो बॉटम पे तो टेंशन ज्यादा होती है तो प्लस आता है टेंशन में, दो चीजों का सम होता है टेंशन, mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा। वैल्यूज डाल दीजिए और cos थीटा निकाल लीजिए। अगर थीटा 0 आ जाए तो बॉटम ऑफ द सर्किल, थीटा 90 आ जाए तो हाफ वे डाउन, और थीटा 180 आ जाए तो टॉप ऑफ द सर्किल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। String of pendulum of length L is displaced to 90 degree from vertical and released. Horizontal बना के से रिलीज कर दिया। Minimum tension of the string in order to withstand the tension, minimum strength of the string in order to withstand the tension of the pendulum as it passes to the mean position. ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर टेंशन होती है, तो वेलोसिटी निकाल लीजिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, वो √2gr होगी। हॉरिजॉन्टल बना के छोड़ दिया तो नीचे आकर वेलोसिटी √2gr, नीचे आकर वेलोसिटी √2gr।
और टेंशन है इन जनरल mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो बस वो mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर, बॉटम पे टेंशन सबसे ज्यादा होती है mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर। तो मेरे ख्याल से 3mg आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना, बन जाएगा ना आपसे। पहले से हॉरिजॉन्टल Yes. बनाया, बस पहले हॉरिजॉन्टल बनाया और फिर p प्लस के टॉप पे इक्वल टू p प्लस के बॉटम से आप ये लिख दीजिए कि इसकी नीचे आने पर वेलोसिटी कितनी होगी, और फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर ये टेंशन होती है। ऑलराइट, 3mg इसका आंसर था। अगला ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ब्लेड 30 सेंटीमीटर E हाँ ठीक है, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? अब वापस आ गया हूँ मैं, फोन पे था एक अर्जेंट, Yes, sir. Yes, sir. जोशी जी से बात होती रहती है असल में। अरे कल को किसी का आया मालूम क्या कि वो स्कूल 15 अगस्त से खुलेंगे, तो सटासट मेरे पास व्हाट्सएप आ गए, सर नीट बढ़ की डेट बढ़ गई क्या? रेगुलर स्कूलिंग के लिए वो अगली बार बाद में खोलेंगे, वो अभी एग्जाम तो आपका बिल्कुल वही उसी डेट पे होगा। आज है ना एमपी बोर्ड वालों का पेपर, Yes, sir. Okay. एमपी बोर्ड वाले क्लास मिस कर रहे हैं मुझे को, उन्होंने कहा था क्लास आप शाम को ले लो 12th वालों के साथ, पर ठीक है, अब अपन कुछ अफोर्ड कर नहीं सकते ज्यादा। सर मैं आ गया। हर्षित तो आ गया यार, कितना बज गया अभी? सर मैं तो 12:30 पे ही आ गया था, उनने लिखा रोल नंबर में 1 बजे का है, लेकिन फिर उनने छोड़ दिया था 12 बजे। अरे बहुत सही, तो क्या बिल्कुल पासिंग मार्क का करके आया क्या? नहीं सर 90 का। अरे गजब, अबे तो कमीने इसमें भी मारना 90 साले, मार सकता है इसमें भी तू। अरे ये अनादि भी बैठा है क्या? अनादि नहीं आया होगा, अनादि देखो ये मक्कार है असली। तो भैया कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन? ये इलेक्ट्रिक फैन वाला, ये सब तो आसान ही होते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट एट द टिप ऑफ द ब्लेड इज अबाउट, तो वो मेरे ख्याल से ओमेगा स्क्वायर आर कर लेंगे बस इसमें तो अपन, है ना, ओमेगा स्क्वायर आर कर लेंगे अपन। ओमेगा को जरूर आप बाकायदा 2 पाई एन करेंगे, एन है 1200/60 और रेडियस है 0.3, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका आंसर है ब, इसका आंसर है ब। इतना तो मैं कर सकता था यार हर्षित, ये मैं अगली क्लास में कर लूंगा फिर मैं। अच्छा 12:30 तो आ ही गया ना, मतलब 15-20 यस मिनट सर। अगर क्लास शिफ्ट करनी हो तो मैं कर सकता हूँ उतना। यस सर 15 मिनट्स का कर दीजिए। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा 1 बजे से शुरू करेंगे। ये क्लिक ही नहीं किया कि इतने से भी शिफ्ट से काम चल जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी ऑफ मास 1 kg is rotating in a vertical so radius 1 meter. What will be the difference in kinetic energy at the top and bottom? क्रिटिकल केस है क्या ये? कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस सवाल में तो।
काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा हमेशा। मैं 1 मिनट को तो उड़ गया था, ये बहुत छोटा सवाल था और उड़ा दिया था इसने मुझे, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया कि क्रिटिकल केस लेना है कि नहीं लेना है, कुछ दिया ही नहीं है। पर भैया जो टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा, है ना, वही आएगा काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस भी। बहुत इसका सही जवाब कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। वर्टिकल सर्किल का नाम सुनते ही टैन निकल जाती है अपनी, उसके बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है। ऐसे तुच्छे सवाल, छोटे सवाल वो जरूर पर आपको दे सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। आप वर्टिकल के बड़े बड़े मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हर टॉपिक में ध्यान रखिए, हर टॉपिक में ध्यान रखिए। हर टॉपिक के इजी सवाल जो सिंपल हो, छोटे हो, वो पहले आप अच्छे कर लें और सारे टॉपिक्स कवर कर लें सॉलिड। और अभी भी अगर मार्क्स ना आए तो ना आए, कोई टेंशन नहीं है, ट्रस्ट कीजिए, मुझ पर विश्वास करिए। पेपर पर ज्यादा से ज्यादा दीजिए। ये मत सोचिए कि हम अब थ्योरी अभी कंप्लीट ही नहीं है, मुझे मार्क्स ही नहीं आ रहे तो थ्योरी पढ़ते हैं, गलत है वो। आखिरी 15 दिन में आप थ्योरी पढ़िएगा, अभी आप वापस टेस्ट दीजिए, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सी थ्योरी आपकी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। एक पेपर डेली आपको देना ही चाहिए अगर आप वाकई कुछ चाहते हैं तो सुधार। बचते मत रहिए, टेस्ट से बच रहे हैं लोग अभी भी। कोविड-19 टेस्ट सीरीज जो थी वो भी लोगों ने नहीं दी है अभी, और आइडियली मुझे उन लोगों को क्लास में एंट्री देनी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। पार्टिकुलर मास इज मूविंग हॉरिजॉन्टल सर्किल है, देखिए एक पॉइंट से डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे जा रही है। काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, मोमेंटम में चेंज हो रहा है। बी और सी म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो बस इन दो में से कोई एक सही कोई एक गलत है। मोमेंटम चेंज तो हो रहा है, बी गलत है, तो शायद सी सही होगा। काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज है नहीं, मोमेंटम एक जगह mv है और दूसरी जगह -mv है, तो चेंज इन मोमेंटम 2mv ही तो है, चेंज इन मोमेंटम 2mv है। सी इसका सही जवाब है। ऑल राइट, a car is moving with the speed of 10 meter per second on a concave road। कॉनकेव रोड में क्या है, गड्ढे में गाड़ी ऊपर से नीचे वजन डाल रही है, तो रिएक्शन ऊपर है। एन की डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, mg की डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कॉनकेव ब्रिज में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे गाड़ी बना लेते हैं, एफबीडी बना लेते हैं, हमेशा mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, हमेशा mv²/r रेडियली आउटवर्ड्स। और अब गाड़ी गड्ढे में से ऊपर से एक्शन वजन नीचे लगा रही है, तो रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा। तो अब कॉनकेव ब्रिज में रिएक्शन वैसे भी सबसे ज्यादा आता है। ये तो वर्टिकल सर्किल के बॉटम मोस्ट पॉइंट के जैसा होता है ना, तो mg + mv²/r आता है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐसे ही सवाल बस हम एक्सपेक्ट करते हैं, mg + mv²/r कि वो चेक करेंगे कि भाई ये केस वर्टिकल सर्किल के नाम से या कॉनकेव ब्रिज के नाम से आदमी घबरा तो नहीं रहा, बस वो केवल इतना चेक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन। A body of mass 4 kg is being rotated with 120 per minute horizontal सर्किल पे हमने बहुत ध्यान दिया, तो करना तो मुझे हाफ mv² है। आप v को r ओमेगा डाल दीजिए बस, और क्या है। हॉरिजॉन्टल सर्किल है ये, करना तो मुझे हाफ mv² है, आप v को r ओमेगा डाल सकते हैं, d इसका आंसर आ जाएगा, डेल्टा ड। थीटा की इक्वेशन दी है, डिफरेंशिएट कर दीजिए और बाद में t की कुछ वैल्यू अगर दी है तो वो डाल दीजिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, नहीं इसमें d(θ/dt) जो है वो मिस हो गया शायद। t = 2 सेकेंड पे एक्चुअली पूछा है, तो 6t² आ जाएगा और उसमें t को 2 डाल दीजिएगा। वो t की वैल्यू आप देंगे उस इंस्टेंट पे ओमेगा बताइएगा, एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा, और टॉर्क = I अल्फा। ये सब वेरिएशंस बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रिलीज्ड फ्रॉम थीटा = 60 डिग्री, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये भी शायद ठीक ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो होती है ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में,
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो होती है वो एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, dv by dt। आपको कुछ यहाँ करना नहीं है, कैलकुलेशंस मत करिए। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो वो g sin थीटा है। और अब थीटा को 30 डिग्री ले लीजिए। आप ये मत देखिए कि 60 से जब ये 30 आया तो इसने कितनी वेलोसिटी गेन की, क्योंकि आप उस v जो गेन कर लेगा उसको dv by dt थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भाई टेंजेंशियल फोर्स है mg sin थीटा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है g sin थीटा, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वही रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। ये भी एक अच्छा सवाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना इसके जब ये जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाता है ना, तो टेंशन कम हो गया। कम होती जाती है। कम हो एक आध क्वेश्चन छूट गया क्या? A particle is moving in a vertical circle. The tension of the string when passing through positions 30 degree and 60 degree are T1 and T2. तो T1 पे मेरे ख्याल से टेंशन ज्यादा होनी चाहिए। T1 पे टेंशन ज्यादा होनी चाहिए, वर्टिकल से है ना सर एंगल? हैं? The tension of the string when passing through positions 30 degree and 60 degree from vertical. हाँ, lowest position वही तो वर्टिकल है ना। कौन सा वर्टिकल बोल रहा है? फ्रॉम लोएस्ट पोजीशन। ये डाउनवर्ड वर्टिकल की ही बात कर रहा है एक्चुअली, ये डाउनवर्ड वर्टिकल की ही बात कर रहा है। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो जो पॉइंट बॉटम के ज्यादा करीब होता है वहां टेंशन ज्यादा होती है। ये फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट बोला है ना उसने, लोएस्ट पोजीशन, मतलब वो ये एंगल हम लोग वर्टिकल से ही नापते हैं, डाउनवर्ड्स वर्टिकल से। जो वर्टिकल के जितना करीब होता है उस पे टेंशन उतनी ज्यादा होती है, डाउनवर्ड वर्टिकल के जितना करीब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ऑलराइट, ये भी ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और वर्टिकल के सर्कल के नाम पे आएगा तो कोई आसान क्वेश्चन ही है आपको। इसके खैर ऊपर किया जाएगा जो अपन ने किया है। ठीक है, हाँ ये बताइए, फ्रॉम द ग्राउंड पूछ लिया उसने। रिजल्ट तो हमें याद ही होगा शायद। हाईएस्ट पॉइंट से r/3 पे कांटेक्ट छूटता है, हाईएस्ट पॉइंट से r/3 पे। तो सेमी सर्किल अगर है, हेमिस्फीयर है, तो r - r/3, टू r/3 पे कांटेक्ट छूटेगा, है ना। हमें इसकी इक्वेशंस याद हैं कि mg cos थीटा माइनस n mv²/r आता है, और अगर कांटेक्ट छूट रहा है तो n को 0 डाल दो, और इस इक्वेशन में h को डाल दो r - r cos थीटा, h को डाल दो r - r cos थीटा। तो cos थीटा आता है 2/3 और h आता है r/3। पर इसने बॉटम से पूछा है, एट व्हाट हाइट बोला, हाइट, बस हाइट बोले, फ्रॉम द ग्राउंड नहीं भी बोले। तो एक्चुअली आपको r - r/3 करना है, 2r/3 करना है, 2r/3 करना है, इसलिए इसका आंसर है ए। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया कोनिकल पेंडुलम के बारे में। इनकरेक्ट बोल रहा है, क्या आंसर है इसका? इनकरेक्ट बोल रहा है। कोनिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड आता है 2π√h/g, तो ओमेगा में भी √g/h आएगा, g/r नहीं आएगा। हमारी आदत ओमेगा की हमेशा √g/r होती है, ये g/h है, ए गलत है, बाकी तो सही है। इसमें हम f cos थीटा को mg से इक्वेट करते हैं, f sin थीटा को m⍵²r से इक्वेट करते हैं, वही आ जाता है। कोनिकल पेंडुलम है तो tan थीटा = v²/rg,
तो v का फॉर्मूला रूट आर जी टेन थीटा यहाँ भी आता है। थर्ड जरूर पता नहीं, देखना पड़ेगा। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। हाँ, टाइम पीरियड तो कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड तो सिंपल पेंडुलम में, ये तो सिंपल पेंडुलम का ही एक छोटा सा स्पेशल केस है, और क्या है। तो वहां 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी आता था, सॉरी सिंपल पेंडुलम में 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आता था, यहाँ 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी आ रहा है, और क्या है। ये सब कुछ सिंपल पेंडुलम जैसे ही है। हाँ, ये मास पे डिपेंड नहीं करता। टेंशन देखो, एक है टाइम पीरियड और एक है टेंशन। टेंशन को हमने डायग्राम में इसीलिए एफ बना के दिखाया है। जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी होता है। सवाल में जो भी वो दें उससे आप पहले एच निकाल लेना। जैसे एल दिया और थीटा दिया है, तो एल इज इक्वल टू सॉरी एच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, ठीक है। अब जहां तक टेंशन का सवाल है ना, टेंशन काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो मैं ये कह रहा हूं कि जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल टू रूट कॉस थीटा है, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में भी आया था 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, जहां एच को लिखेंगे एल कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट कॉस थीटा, ये ध्यान दे लो। और दूसरी बात ये है कि जो एफ है, जो धागे में टेंशन है, वो है एम जी बाय कॉस थीटा। तो टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कॉस थीटा, और जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल टू रूट कॉस थीटा है। अब जो टेंशन है, हम ये भी तो बोलते हैं कि जो भी दो फोर्सेस काम कर रहे हैं बॉब पे, टेंशन इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। बॉब पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक है एम जी और एक है एम वी स्क्वायर बाय आर। एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स और एम वी स्क्वायर बाय आर रेडियली आउटवर्ड्स। ये दोनों राइट एंगल्स पे हैं। द स्मॉल आर वेरिएबल है। आप टेंशन को, जो टेंशन है उसका एक फॉर्मूला है, अगर मैं एफ कॉस थीटा को एम जी से इक्वेट करूं तो एफ का फॉर्मूला है एम जी बाय कॉस थीटा। अगर मैं एफ साइन थीटा को एम वी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट करूं तो एफ का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन साइन थीटा भी है। और एक बेस्ट फॉर्मूला है कि भैया जो भी टेंशन इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। टेंशन इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक एम जी है और एक एम वी स्क्वायर बाय आर है। अब इसमें जो आर है ना वो वेरिएबल है। आर को शायद, अच्छा ऑप्शन में आर दिया है, ठीक है। हाँ, तो एल को एलिमिनेट करेंगे कहीं अगर आ रहा होगा तो। आप इसको सॉल्व करेंगे तो थर्ड भी इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा इसे फर्दर। देखो थर्ड हमें पक्का नहीं पता कि सही है कि गलत, पर फर्स्ट डेफिनेटली गलत है। जो एक आध कोई इजी इनकरेक्ट अगर पूछता है ना तो वो एक इजी इनकरेक्ट डाल देगा, और बाकी आप हो सकता है कॉन्फिडेंटली गलत प्रूव ना कर पाए, ना चेक कर पाए कि वो सही है या नहीं है। फर्स्ट वाला डेफिनेटली गलत है, और थर्ड बहुत अच्छा है। एम जी और एम बी स्क्वायर बाय आर का राइट एंगल्स पे आपको रिजल्टेंट लेना है। एफ का एक फॉर्मूला एम जी बाय कॉस थीटा है, एफ का एक फॉर्मूला एम बी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा है, और एफ का एक फॉर्मूला ये भी है। याद तो आप इसे नहीं कर पाएंगे, पर कुछ हल्का फुल्का ध्यान रखने की कोशिश करें। एल को एलिमिनेट किया है यहाँ पर, तो ये अंडर रूट 1 प्लस आर बाय एच का स्क्वायर टाइप आ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बता दीजिए, डायरेक्ट देख के ही बता देंगे आप। हाँ, बी तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, काफी इंपॉर्टेंट है, याद करने की कोशिश करें। ऊपर प्लस नीचे माइनस। ऑलराइट, नेक्स्ट। ये नीट 2016 में आया हुआ है, देखिए गंदा क्वेश्चन। Then a particle of mass 10 gram moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. ठीक है. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to? Kinetic energy ने half mv square की वैल्यू उसने 8 into 10 का पावर -4 दी है, half mv square। इससे v स्क्वायर निकाल लो, और v स्क्वायर 2as भी है। मैंने एक बात आपको बहुत क्लियर सुन लीजिए, समझ लीजिए आप, कि जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में पार्टिकल सर्कल के अलाउंग चलता है ना, तो उसके सर्कल को आप स्प्रेड कर दीजिए। सर्कुलर मोशन में सारी की सारी स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन लगाई जा सकती हैं। उसके सर्कल को खोल के एज अ स्ट्रेट लाइन जमीन पे स्प्रेड कर दीजिए बस।
टेंजेंशियल डायरेक्शन में जितनी भी बातें हैं वो पूरी 1D की जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं वो सारी यहाँ लागू होती हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट टी प्लस हाफ ओमेगा टी स्क्वायर से कुछ सवाल करें। क्या था, ठीक है ना, ओमेगा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर था ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर आप यहाँ यूज ही मत करिए। टेंजेंशियल डायरेक्शन में आप यहाँ पे बढ़िया 1D मोशन की इक्वेशंस लगाइए। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बढ़िया एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाइए। तो बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसमें सर्किल है ऐसा भूल जाइए, इस सर्किल को आप भूल जाइए। इसने पहले काइनेटिक एनर्जी दी है, आप उसे हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए, उसे वी स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर वी स्क्वायर को 2as कहिए, 2as, और कह रहा है सेकेंड रिवोल्यूशन। अब सेकेंड रिवोल्यूशन तक जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना होगा, वो होगा 4 पाई आर। एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। तो दो रिवोल्यूशन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर। फिर से सुन लीजिए, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट करिए, इससे v निकालिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as करिए, और s को बढ़िया r थीटा करिए, यहाँ थीटा है 4 पाई। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई का एंगल होता है एक, तो दो रिवोल्यूशन में 4 पाई का एंगल हो जाएगा। ये मतलब नीट 2016 का सवाल है जिसको हम सबसे गंदा सब मानते हैं आज तक की हिस्ट्री में। ये अपर लिमिट है, पेपर इससे 5 गुना ज्यादा आसान आएगा, और इसीलिए कंपटीशन 5 गुना ज्यादा टफ ही रहेगा और ज्यादा ही टफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, उसका आंसर था शायद ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल इज केप्ट एट द रेस्ट, ये भी वही सवाल हो गया। पार्टिकल इज केप्ट एट द टॉप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, डिस्टर्ब स्लाइटली, इट स्लाइड्स डाउन। अब इसको डिस्टर्ब स्लाइटली किया, एक क्वेश्चन में तो सीधे हाँ, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, वही सवाल है अभी हमने किया था, पर अभी ये पूरा स्फीयर है, ये हेमिस्फीयर नहीं है, ये पूरा स्फीयर है। तो वही है, टॉप से r/3 पे, टॉप से r/3 पे कांटेक्ट छोड़ेगा, h इज इक्वल टू r/3, और बॉटम से ही हो जाएगी 2r माइनस r/3, तो 5r/3 यानी 35। सी इसका आंसर आएगा। जो कांटेक्ट लूज होता है उसकी cos थीटा 2/3 आता है, और टॉप से हाइट r/3 आती है, टॉप से हाइट r/3 आती है। ठीक है, ऑलराइट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, balls of equal masses are stretched to strings attached to strings of distances this much. The string with mass is horizontal circle, सबसे बड़ा कीवर्ड है horizontal circle। horizontal है कि vertical है वो ध्यान से हमेशा देखना जरूरी है। There are two balls of equal masses are attached to a string at distances 1 meter and 2 meter from one end as shown. The string with masses is then moved in a horizontal circle with constant speed. Find the ratio of tangent T1 and T2. सेंटर से पहला जो मास है उसमें टेंशन इधर T1 है। The string is then moved on a horizontal circle with constant speed. Find the ratio of the tensions T1 and T2. 1 meter and 2 meter. तो जो 1 मीटर वाला जो मास है इस पे टेंशन T1 है और इस पर टेंशन T2 है, दूर वाले पे। अच्छा, अगर पास वाले का एफबीडी बनाएंगे तो उसमें एक T1 अंदर की तरफ होगा और एक T2 बाहर की तरफ होगा। पास वाला जो सेंटर के पास वाला पॉइंट है उसमें टेंशन T1 अंदर की तरफ है, और क्योंकि दूसरी तरफ टेंशन T2 है, तो इधर धागा सेम है तो टेंशन सेम है, और जिसका आप एफबीडी बनाते हैं उससे टेंशन को आपको हमेशा दूर मार्क करना है। जिसका भी एफबीडी बनाते हैं उससे टेंशन हमेशा दूर मार्क करना है। तो पहली इक्वेशन हो गई T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r यानी 1। अच्छा, ओमेगा सबका सेम रहेगा, धागा एक साथ घूम रहा है ना, तो ओमेगा सबका सेम रहेगा,
और दूसरी वाली जो बॉडी है उसके एमबीडी में सिर्फ एक फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है T2 और वो है m ओमेगा स्क्वायर इनटू 2। जो पहली बॉडी है उसमें जो नेट फोर्स अंदर काम कर रहा है, जो नेट फोर्स अंदर काम कर रहा है वो हम सेंट्रीपिटल फोर्स लेंगे। और सेकंड बॉडी में तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेकंड बॉडी के एफबीडी में एक ही फोर्स है T2। पहली बॉडी जो करीब है उसके एफबीडी में दो फोर्सेस हैं, एक T1 और एक T2। ओमेगा सेम लेना है, ये समझ लीजिए। ओमेगा तो अक्सर सेम ही आता है, ओमेगा तो अक्सर सेम ही आता है। इनको आप सॉल्व करेंगे, अगेन एडवांस्ड क्वेश्चन टाइप हो जाता है हल्का सा। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे B. आंसर आता है ब। B. हाँ, all right, next question. Circular loop has a small bead which can slide on without friction. Radius of loop is keeping a loop vertically. पहली important information आई कि इसे vertically रखा है। It is rotated about a vertical diameter. तो फिर तो ये वो हो गया conical pendulum at constant angular speed omega. What are the values of angle theta where the bead is dynamic equilibrium? ठीक है, वो बाउल वाला केस हमने बनाया था, इन्होंने सर्कुलर लूप ले लिया, एक ही बात है। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम वाला ही केस है, ये कोनिकल पेंडुलम वाला केस है। थीटा ध्यान से देखते हैं इसने कहां से बोला है। A circular loop has small bead, radius of the loop is keeping the loop vertically toward vertical diameter to constant angular speed omega. हाँ, इन्होंने थीटा बोला नहीं है, वो डायग्राम में दिया था एक्चुअली। थीटा पे सारा कुछ स्केल डिपेंड करता है, ये थीटा पे डिपेंड करता है। ये स्फेरिकल बाउल जैसा ही है, पर हाँ ये कह रहा है ऐसा, ये एक सर्किल था, इसको इस डायमीटर के अबाउट घुमाया और अब मान लीजिए कि यहाँ पर वो बीड रेस्ट पे आ गया, ये पॉइंट P है और अब उन्होंने इस एंगल को थीटा दे दिया है, तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। बीड जो है वो पहले नॉर्मल रिएक्शन मारेगा, बीड नॉर्मल रिएक्शन मारेगा और इधर ये थीटा आ जाएगा, तो n cos थीटा ही mg आ रहा है, n cos थीटा mg आ रहा है और n sin थीटा m ओमेगा स्क्वायर आ रहा है जैसा कि आता था। पर ऑप्शन सारे cos के टर्म्स में है। इक्विलिब्रियम के लिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए वो एक ही इक्वेशन से आंसर आता हुआ दिख तो रहा है, वो थीटा शायद वो मैंने गलत ले लिया। नहीं, थीटा ठीक है। अगर थीटा ये है तो हाँ ये थीटा है, ये n cos थीटा, ये n sin थीटा है। थीटा फिर आप ये वाला ले लीजिए, थीटा चेंज कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल से थीटा को थीटा ले लीजिए, तो इधर n cos थीटा आ जाएगा। जरूर n cos थीटा को mv स्क्वायर बाय r से इक्वेट करना है या m ओमेगा स्क्वायर r से इक्वेट करना है, एक ही इक्वेशंस, क्योंकि चारों ऑप्शन cos में ही है ना। वो थीटा ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर डायग्राम वो दिया नहीं है, नहीं तो समझ में आ जाती है कि थीटा कहां से ले रहे हैं ये लोग। एक और ये भी देख सकते हैं कि साइन थीटा को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। चलिए वही ट्राई करते हैं। n cos थीटा मान लेते हैं, सपोज यही थीटा दिया है उसने, n cos थीटा, ये थीटा हो गया, n cos थीटा को mg ले लेते हैं, n cos थीटा mg है, n sin थीटा m ओमेगा स्क्वायर r है, जहाँ ये स्मॉल r भी वेरिएबल होता है, ये स्मॉल r वेरिएबल होता है, ये कैपिटल R होता है, ये स्मॉल r वेरिएबल होता है, मान लेते हैं यही है। अब इनको ट्राई करते हैं, जो स्मॉल r है उसे कैपिटल R sin थीटा ले लेते हैं। जो स्मॉल r है, ये जो स्मॉल r है, अगर ये कैपिटल R है और ये थीटा है, तो r का cos थीटा, ये r का sin थीटा है, ये r का sin थीटा कैंसिल हो गया, तो n का एक फॉर्मूला इधर से m ओमेगा स्क्वायर r आ गया और उधर से n आ गया mg बाय cos थीटा।
तो mg by cos theta is equal to m omega square r। हाँ ये और भी अच्छा क्वेश्चन हो गया, यही है ये जो cos theta है वो g by omega square r है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया। नॉर्मल जो थीटा होता है वही है और उसने उसको एलिमिनेट कराया है। स्मॉल आर को तो हम कैपिटल आर साइन थीटा लिखते ही हैं, उससे साइन थीटा का टर्म कैंसिल ही हो गया। खाली cos थीटा ऑप्शंस में देखिए, हो सकता है लालच आ जाए कि cos थीटा वाले टर्म से ही तो नहीं बन रहा, पर वो थीटा को डबल चेक करेंगे कि थीटा है क्या। ठीक है, दोनों इक्वेशंस बनी और उसमें स्मॉल आर को कैपिटल आर साइन थीटा लिख दिया, फिर इनमें से n को एलिमिनेट कर दिया, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा था, रिपीट करिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ दिस मच इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। म्यू भी दे दिया इन्होंने, म्यू भी दे दिया, पर सवाल ध्यान से पढ़िए जरा। म्यू भी दे दिया, क्या करना है? ऑप्टिमम स्पीड पूछी है इसने, विदाउट वेयर एंड टेयर। फ्रिक्शन जीरो करना है। मेरे को तो लगता है कि हाँ, फ्रिक्शन को आपको जीरो करना है। अगर मैक्सिमम स्पीड पूछता तो आप वो करते अंडर रूट आर जी फिर म्यू प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ऑप्टिमम स्पीड पूछी है इसलिए खाली रूट आर जी वही चलेगा, टेन थीटा का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर जी, यानी वी का फॉर्मूला अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यहाँ ये थोड़ा चोट हो गई, थोड़ा खेल हो गया। ऑप्टिमम स्पीड पूछी है, मैक्सिमम नहीं पूछी है, तो म्यू को यूज मत करिए टू अवॉइड वेयर एंड टेयर। अगर एक लिमिट से आप ज्यादा तेज गाड़ी चलाना चाहते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर फेंक देगा, ऊपर चढ़ा देना चाहेगा, पर फ्रिक्शन बचा लेगा। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन जैसा है ये, बैंक कर्व जो है वो इंक्लाइंड प्लेन है। अब इंक्लाइंड प्लेन पे गाड़ी अगर रेस्ट पे है तो खाई की तरफ गिर जाएगी, और अगर चल रही है इस स्पीड से कि टेन थीटा का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर जी है, तो कोई डाउनवर्ड फोर्स नीचे नहीं बचता जो उसे नीचे गिराने की कोशिश करे। पर अगर स्पीड एक लिमिट से स्लो हो जाए तो फिर गाड़ी खाई में गिर जाएगी इंक्लाइंड प्लेन के mg sin थीटा के हिसाब से। अब अगर गाड़ी थोड़ा तेज चले, मतलब गाड़ी अगर एक लिमिट से स्लो चलेगी तब तो नीचे गिर जाएगी, पर थोड़ा स्लो चलेगी तो फ्रिक्शन ऊपर काम करेगा और फ्रिक्शन गिरने से बचा लेगा। अगर बहुत तेज गाड़ी चलेगी तो फिर सूडो फोर्स ऊपर काम करेगा और उससे गाड़ी ऊपर स्लाइड होना चाहेगी, पर फ्रिक्शन बचा लेगा। इसलिए एक रेंज होती है जहां आप गाड़ी चला सकते हैं, पर ऑप्टिमम स्पीड यानी रूट आर जी टेन थीटा बस, उसके लिए म्यू को यूज नहीं करना है। ये ज्यादा डेंजरस सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन, जब भी ट्रक पलटता है तो इनर व्हील्स के अबाउट पलटता है कि आउटर व्हील्स के अबाउट? इनर व्हील्स। अबे आउटर व्हील्स के अबाउट। हाँ, वो आउटर व्हील्स के डाल अबाउट। देता है। बस अब आवाज सुनिए, ट्रक जब पलटता है ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिस तरफ भी टर्न ले रहा है वो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ऑपोजिट साइड लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो टॉर्क है वो गाड़ी को पलटा देती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की टॉर्क, तो क्या होता है कि वो पहले ट्रक अपना वेट धीरे धीरे आउटर व्हील पे पुट करना शुरू कर देता है। ट्रक जब पलटता है तो जो जिस तरफ भी टर्न ले रहा है उसके ऑपोजिट साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, तो बस उसी डायरेक्शन में बाहर की तरफ ट्रक फेंका जाएगा, हमेशा आउटवर्ड्स बाहर की तरफ ट्रक फेंका जाएगा। तो इनर व्हील पे वो अपना लोड कम डालता है, आउटर व्हील पे लोड ज्यादा डालता है। इनर व्हील लीव्स द कांटेक्ट विद द ग्राउंड फर्स्ट, and then the truck overturns about the outer wheel. इसमें सेफ
वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट RhG बाय h कुछ पढ़ा था हमने। मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला था अंडर रूट RhG बाय h। राग है ओवरटर्निंग, कंडीशन टू अवॉइड ओवरटर्निंग। इनर व्हील पे रिएक्शन कम होता है, आउटर व्हील पे रिएक्शन ज्यादा होता है, ये ध्यान रख लो। गाड़ी आउटर व्हील के अबाउट पलट जाती है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो बाहर फेंक देता है उठा के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही तो बाहर फेंकेगा, ठीक है। और ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। असर्शन रीजन हमेशा से ही दिक्कत के प्रश्न रहे हुए हैं। ये तो हालांकि प्योर मैथमेटिकल है, इतना लंबा लंबा असर्शन रीजन हो मतलब शायद सही है, तो छोटा सा जो है ना वो घाव दे जाता है। तो सिंगल लाइनर असर्शन रीजन है ना वो मरवा देता है। ये थोड़ा मैथमेटिकल असर्शन रीजन है, और लग रहा हो कि अगर तुम्हें लग रहा हो ना कि मैथमेटिक्स की बातें ज्यादा हो रही हैं तो हमेशा ये मार के आना, मैथमेटिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रूव हो ही जाएगा। अगर कर पा रहे हो लॉजिक है तो ठीक है, वरना चीजें अगर मैथमेटिकल बातें हो रही हैं तो पक्का समझ लेना कि इसका आंसर ए सही है, इसका आंसर ए सही है। A ball tied by a thread is undergoing circular motion in vertical plane. Thread always remains in vertical plane. The difference of maximum and minimum tension in the thread is independent of. अब ये तो हमेशा ये 6 mg होता है, तो ये इंडिपेंडेंट तो होता ही है, पता नहीं किसका इंडिपेंडेंट होता है। इज इंडिपेंडेंट स्पीड, हाँ ये बात तो असर्शन तो सही है, क्योंकि बॉटम पे टेंशन हमेशा 6 mg ज्यादा होती है। अगर वेलोसिटी रूट 5g/r से ज्यादा हो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो फिर बॉटम पे टेंशन और टॉप पे टेंशन का डिफरेंस हमेशा 6 mg होता है, और वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। असर्शन तो सही है, रीजन तो हमें देखना पड़ेगा। मैथमेटिकल बातें हैं तो मजेदार बातें हैं। कहता फॉर अ बॉल of mass m tied by a thread undergoing vertical circular motion, difference in maximum and minimum magnitude of centripetal acceleration। तो इनकी इक्वेशन बना के देखते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक जगह इक्वेशन ये है, यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर इक्वेशन बनाएंगे ना तो mg नीचे काम करेगा। बॉटम पे स्पीड को u मान लेते हैं और टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड को v मान लेते हैं, तो mv²/r ऊपर का अगर एफबीडी बना रहा हूं तो mv²/r रेडियली आउटवर्ड्स, और जो टेंशन है T min, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 3 फोर्सेस है। mg तो हमेशा नीचे ही काम करेगा, टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है, और mv²/r हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स काम करता है, और ऊपर मैंने टेंशन को T min लिखा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कम होती है। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आता हूं, mg हमेशा नीचे, टेंशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर, और इस टेंशन को मैं T max लिख लेता हूं, और mu² रेडियली आउटवर्ड्स, अब मैं ऊपर इक्वेशन लिखता हूं, तो mg plus T min is equal to mv²/r, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन लिखता हूं, तो mu² plus mg is equal to 2T max, और अब मैं mv²/r minus mu²/r करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वही एक्सेलरेशंस का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ले सकता हूं। इधर से मैं mu²/r निकालता हूं, वो T max minus mg है, इधर से मैं mv²/r निकालता हूं, ये mu था, ये mv²/r निकालता हूं, ये mg plus T min है। अब मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं, तो mu²/r माइनस mv²/r ये आ जाएगा T max माइनस T min माइनस 2mg, ऐसा कुछ नहीं, mu²/r हाँ माइनस mv²/r। तो आप देख लीजिए, कहता है फॉर अ बॉल, स्टेटमेंट 2 पढ़ रहा हूं, मास m tied by a thread undergoing vertical circular motion of radius r, difference in maximum and minimum magnitude of centripetal acceleration,
is independent of speed. मास अक्सर इसमें से नीचे आ जाएगा. इस इक्वेशन में समझ में आ रही है कि हाँ ये बातें दोनों रिलेटेड है. ये तो कांस्टेंट ही है. तो अगर ये डिफरेंस, शायद ये डिफरेंस कांस्टेंट होता होगा, तभी तो टी मैक्स माइनस टी मिन भी कांस्टेंट हो रही है. इक्वेशन तो हमने निकाल ली. ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल टॉप मोस्ट पॉइंट पे है. mu स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल फोर्स टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, और mv स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे है. इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो t max माइनस t min माइनस 2mg आ रहा है. अब 2mg तो कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस का जो डिफरेंस है वही t max माइनस t min का डिफरेंस भी है. तो अगर u बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा mu स्क्वायर बाय r माइनस mv स्क्वायर बाय r, वही डिफरेंस t max माइनस t min का v रहे, उसी हिसाब से कुछ बढ़ जाएगा. तो शायद t max और t min का डिफरेंस इसीलिए मैथमेटिकली तो प्रूव हो रहा है कि t max और t min का जो डिफरेंस है वो सेंट्रीपिटल फोर्सेस के डिफरेंस से रिलेटेड है. तो शायद u बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस का डिफरेंस पर कांस्टेंट है, तभी तो t max माइनस t min भी कांस्टेंट आ रहा होगा. बात केवल ये है कि अगर असर्शन रीजन में कहीं कहीं मैथमेटिकल बातें हो रही हैं, इक्वेशंस बना रहे हैं, तो ज्यादातर उम्मीद है कि आंसर उसका ए आएगा. गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, वो केस टू केस बेसिस पे आप एनालाइज करिए, पर उम्मीद काफी ज्यादा है. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर नाउ. कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो थैंक यू बोल दीजिए. Thank you, sir. Thank you, sir. अच्छा दम लगा के पढ़िए. 40 दिन